हरिओम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इन दोनों के पीएचडी का जो एग्जाम है, ये प्रवेश परीक्षा का जो एग्जाम है, पीएचडी के प्रवेश लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा का एग्जाम आपके 20 10 2020 को है। यानी कि आपका ये 20 अक्टूबर को इसका प्रवेश परीक्षा है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की प्रवेश परीक्षा कब है? 18-10-2020 को है। तो उसके लिए मैंने 2-3 वीडियो व्याकरण के ऊपर वीडियो बनाए, और समय अभाव के कारण मैं फिर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैंने ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए लेकर के आया कि पुराना जो प्रश्न पत्र है 2019 का, वो बहुत कम मिलता है। हाँ, और मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा। हाँ, बहुत से छात्रों से बात किया पुराने, तब जा करके मुझे पुराना प्रश्न पत्र मिला। और इस पुराने प्रश्न पत्र का जो है सामान्य ज्ञान का जो भाग है, उसके हम प्रश्नों को करेंगे। उसमें 30 प्रश्न आए थे। इस बार जैसा कि आपको पता होगा, प्रत्येक जो भाग है उससे 20-20 प्रश्न आएंगे। ये मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है किस भाग से कितने प्रश्न आएंगे, इनके ऊपर में जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लीजिए। और जिनका 20 तारीख को एग्जाम है, वो लोग तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो इससे मतलब उनको बहुत ज़्यादा तैयारी में भी, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और आपका बहुत ज़्यादा मतलब उनको हेल्प मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, अब पेपर को देखते हैं सीधा। ये देखिए 2019 का पेपर है। और आपका, मैं एक बार थोड़ा हम बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, ये 2019 का पेपर है। और ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के लिए था। विद्यापीठ जो आपका विद्यापीठ विश्वविद्यालय, मतलब अभी ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। तो ये आपका पीएचडी का प्रथम प्रश्न पत्र। पहले क्या होता था, लिखित पेपर भी आता था। अब जो है लिखित प्रश्न पत्र नहीं आएगा, अब सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 के थे। ये सारी चीजें आपका ये पुराना है, ठीक है। यहाँ सूचना देख लीजिए। परीक्षार्थिना अनुक्रमांक प्रवेश पत्रे यह अस्ति स एव पुस्तिकायाम लेखनीय। मतलब जो परीक्षार्थी को अनुक्रमांक जो प्रवेश पत्र पर जो है उसी को पुस्तिका पर लिखना है। सूचनांतरमेव प्रश्न पत्र से बंधनम उन्मोचनीयम। जब आपको सूचना मिलेगी, हाँ, तभी आप जो है प्रश्न पत्र का जो सील होती है, बंधनम सील लगा हुआ प्रश्न पत्र होता है, तो उसको उन्मोचनीयम यानी कि उसको उखाड़ना होगा, ठीक है ना। प्रथम प्रश्न पत्रे चत्वारा खंडा सन्ति। पहले 4 खंड थे, अब इस बार 5 खंड होंगे, ठीक है। चत्वारा खंडा सन्ति, तो एतेषु चतुर्षु खंडेषु शत प्रश्नाः सन्ति। हाँ, पहले भी 100 प्रश्न आते थे, लेकिन जैसे सामान्य ज्ञान में 30 प्रश्न आए हैं, तो वैसे इस बार 20-20 प्रश्न सब में होंगे। पहले कुछ सेक्शन में 30 प्रश्न थे, ऐसे करके अभी जब मैं पूरा पेपर आपको करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा किस सेक्शन में कितने प्रश्न थे। सर्वे प्रश्नाः वस्तुनिष्ठाः अनिवार्याः एकांक परिमिताः च। सभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, हाँ, और अनिवार्य होगा, और 1 अंक सभी प्रश्नों के होंगे, ठीक है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे प्रथमं क एवं ख खंडद्वयं केवलं तेषां कृते ये शास्त्रम अधिकृत्य परीक्षां लिखन्ति। मतलब जो प्रथम खंड, जो खंड क और खंड ख, ये जो 2 खंड है वो केवल उनके लिए है जो शास्त्र पढ़ कर के आए, शास्त्रम अधिकृत्य परीक्षा लिखन्ति, यानी कि शास्त्र को लेकर के परीक्षा लिख रहे हैं। द्वितीय, दूसरा जो खंड क और खंड ख है, वो केवल शिक्षा शास्त्रीय छात्रा नाम कृत। शिक्षा शास्त्रीय जो छात्र है ना, शिक्षा शास्त्री जो मतलब शिक्षा शास्त्र से जो बी पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे ग एवं घ इति खंडद्वयं सर्वेषां छात्राणां कृते अनिवार्य रूपेण एव वर्तते। हाँ, खंड ग एवं घ, ये जो 2 खंड है वो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रूप में होगा। प्रति प्रश्न पत्रम निर्धारित समय सार्धहोरा वर्तते। तो अब ये जो है मतलब प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित होरा मतलब सार्धहोरा, यानी कि 1.5 घंटा,
हाँ, आधा और 1 घंटा यानी कि 1.5 घंटा, 1 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे। प्रथम प्रश्न पत्रम अपराह्ने सार्धद्विवादनतः चतुर्वादनम पर्यंतम, द्वितीय प्रश्न पत्रम अपराह्ने दशाधिक चतुर्वादनतः अपराह्ने चत्वारिंशताधिक पंचवादन पर्यंतम च भवति। अब यहाँ पर देखो ना, ये पहले जो द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ करता था लिखित, ठीक है, इस बार ये लिखित पेपर नहीं होगा। समझ में आया ये आपको? इस बार क्योंकि कोरोना के कारण इन्होंने लिखित पेपर जो है हटा दिया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों के मन में जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए प्रथम प्रश्न पत्रे प्रति प्रश्नम उत्तराणाम चत्वारः विकल्पाः सन्ति। प्रति प्रश्नों के उत्तरों के लिए 4 विकल्प है। तेषु श्रेष्ठः सर्वोत्तमः विकल्पः एव चयनीयः। उसमें से श्रेष्ठ सर्वोत्तम विकल्प ही चुनना है। इति चिन्हेन लेखन्या ओएमआर पत्रे अंकयितव्यः। इस चिन्ह से लेखनी के द्वारा ओएमआर जो पत्र है उसमें अंकित करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आते हैं केवलम शास्त्रीय छात्राणाम कृते अयम खंडा, यानी कि जो लोग शास्त्र पढ़ करके आए, यानी कि जो शिक्षा शास्त्री नहीं कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र से जो बीए पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए ये खंड है। इसके अलावा केवल शिक्षा शास्त्र से जो पीएचडी कर रहे हैं उनके उनको छोड़ करके बाकी सबके लिए ये वाला खंड है। तो इसमें देखो प्रथम खंड में सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से 30 अंक है, यानी कि 30 प्रश्न इसमें होंगे। और ये पार्ट 1 है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, मैंने आपको ये 3 पार्ट में मैं लेकर के आऊंगा। आज पार्ट 1 है, कल दोपहर तक इसके पार्ट 2, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ जाएगा, ताकि आपका, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक ही वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाए, मैं केवल आंसर आंसर बता करके चलूं। मैं एक एक टॉपिक के ऊपर में जैसे प्रश्न आए हैं तो उन पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं तो ये बताते हुए जाऊंगा, ताकि आप लोगों को आगे अगर उस टॉपिक पे प्रश्न बने तो आप लोग आराम से कर सको। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग पेपर देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो तो बहुत लाभदायी होगा। तो इसलिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, पुराणानुसारेण अधोलिखितेषु कह जम्बूद्वीपस्य राजा आसीत्। पुराण के अनुसार नीचे लिखे हुए में अधोलिखितेषु, हाँ, कौन जो है जम्बूद्वीप का राजा था। एक काम करूंगा मैं, इसमें आप लोगों के लिए भी मैं थोड़ा सा समय दूंगा, 10 सेकंड में आप लोग उत्तर दीजिए। जो इसका कमेंट चलता होगा लाइव में, जैसे ये वीडियो भी चलेगा तो आप इसमें लाइव के समय में उस टाइम में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जब ये यूट्यूब पे प्रीमियर होगा तो उस 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, आप लोग इसका खुद से उत्तर दीजिए, गलत सही जो भी आपको आता है दीजिए उत्तर, ताकि आपको पता लगे कि हाँ मैंने सही किया या गलत किया। फिर बाद में मैं सही तो बता ही रहा हूं, और आप लोगों को फिर इससे आप लोगों को ये रहेगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए पुराने पेपर में, तो नए पेपर के लिए मेरे इतने क्वेश्चन सही होंगे, ये आपको लगभग कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहला देखिए, ए स्वयंभू ऋषभ अशोक आग्निध्र, तो इसका राजा कौन हुआ जम्बूद्वीप के? 10 सेकेंड है आपको पास। समय समाप्त। अब देखो इसमें क्या है ना, आपका सबसे पहले तो जम्बू द्वीप, ऐसे जो है 7 द्वीप बताए गए हैं। उन 7 द्वीपों के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोग भी अगर एक वीडियो देखते हुए तो अपने नोट्स या कॉपी में कहीं पे उतार लीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला है जम्बू, या जम्बू ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया, वैसे तो बड़ी ऊ की मात्रा होगी, ठीक है ना, जम्बू। फिर उसके बाद प्लक्ष, इसका तीसरा है सालमली, चौथा आपका कुश, पांचवा क्रौंच, छठा श्राक और सातवां पुष्कर। ये आप लोग अपने पास में लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपका इस बार जम्बूद्वीप का पूछा है,
तो आपको ये पूछ सकते हैं, ये राजा तो ये जम्बूद्वीप का पूछा है तो ये जम्बूद्वीप का ही पूछेंगे। आगे मुझे नहीं लगता मतलब इतना कि ये और किसी द्वीप का राजा पूछ ले। लेकिन कौन कौन से द्वीप है, 7 द्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कौन कौन से द्वीप है उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर में या कहीं पे भी, ताकि आपको आगे अगर आ जाए कौन से द्वीप, इनमें से कौन से द्वीप नहीं है या इनमें से कौन सा द्वीप है, तो इस प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका जो राजा है वो कौन है, अग्निध्र, ठीक है, अग्निध्र इसके राजा हुए जम्बूद्वीप के। ठीक, मैं उसको पहले बता देता हूँ पूरा, बहुत हो गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, वंदे मातरम। ये प्रश्न तो बहुत से लोगों का सही होगा क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है बहुत से लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसका खुद से करके बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। वंदे मातरम इति गीतम केन रचितम, रविंद्रनाथ टागोरेण, बंकिम चंद्रेण, विद्यासागरेण या सुभाष चंद्र बोसेन। 10 सेकेंड का समय आप लोगों के पास। समय समाप्त। देखो वंदे मातरम जो गीत है ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा है, ठीक है ना, इसकी रचना नहीं की है। इसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हाँ, क्योंकि जो आपका इसमें कंफ्यूजन ये होता है, राष्ट्रगान हमारा इन्होंने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये आपका उन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा आनंद मठ। और ये उपन्यास कब लिखा था उन्होंने, 1882 में। ये भी साल भी याद रख लेना। ये आपको वैसे तो बहुत कम पूछने के चांसेस है, लेकिन कभी कभी आपके जीके के या जनरल अवेयरनेस के या कहीं और के आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछ सकता है, तो इसलिए ये याद रखना। लेकिन आनंद मठ जरूर याद रखना क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि वंदे मातरम किस उपन्यास में से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और एक चीज और है, हमारे राष्ट्रगान को गाने के लिए कितने सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड, ठीक है ना, राष्ट्रगान जो जन गण मन वाला। और जो वंदे मातरम है इसको गाने के लिए कितने समय लगता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है। तो उसको गाने में लगता है 65 सेकेंड, 65 सेकेंड लगता है। वो मतलब आपका 1 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। इसीलिए मैंने कहा कि मैं 10 प्रश्न ही ले रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा डिटेल में बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपको आगे मैं केवल आंसर आंसर बताना होता तो इसको एक वीडियो में भी समाप्त कर सकता हूं, लेकिन आंसर आंसर बता करके आप लोगों के भी उतना लाभदायी नहीं होगा। अब जो जैसे मैंने अभी बताए इनके ऊपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं इस बार सरल प्रश्न होंगे, ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो पेपर होते थे पीएचडी के लिए इन प्रवेश परीक्षा जो होती थी वो कठिन होने लग गई थी। तो अभी इस बार जो है वो सरल होगा, तो इसलिए आप लोग उतना भयभीत मत होइएगा और आराम से करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा प्रश्न, तृतीय प्रश्न, धर्मशास्त्रानुसारम यह उपनयन मात्रम करोति सह कः। धर्मशास्त्र के अनुसार जो उपनयन मात्र करता है उसको क्या कहते हैं, मतलब वो कौन होता है, वो कौन होता है। गुरु, उपाध्याय, आचार्य, ऋत्विक। ठीक है, आप लोगों के लिए 10 सेकेंड है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग पक्का है आप लोग इसका आंसर दीजिए,
ठीक है ना, कमेंट करिए गलत या होगा या सही होगा, वो आपका मतलब ये है कि अभी तो एग्जाम हो नहीं रहा है, लेकिन इससे आपके नॉलेज बढ़ेगा। आप जब दोगे तो आपको लगेगा कि क्या, हाँ मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया, तो आपको पता लगेगा। ठीक है ना। उपनयन मात्रम कौन करता है? गुरु, उपाध्याय, आचार्य, ऋत्विक। 10 सेकेंड का समय। समय समाप्त। देखो, यहाँ पे आपके लिए मैं धर्मशास्त्र का एक ग्रंथ है मनुस्मृति, मैं आपके लिए उसको यहाँ पे लेकर के आया हूँ। ये देखिए, मनुस्मृति के अंदर में आपको ये दूसरे अध्याय का यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 140 नंबर श्लोक है। इसमें एक लाइन से आचार्य, उपाध्याय, गुरु और ऋत्विक, इन चारों का वर्णन किया गया है। कौन आचार्य होता है, कौन उपाध्याय होता है, कौन गुरु होता है और कौन ऋत्विक होता है। ठीक है ना। तो इसमें आपका ये यहां से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैंने इन चारों का जो मनुस्मृति मूल ग्रंथ है, ये मनुस्मृति, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं लास्ट में टेलीग्राम का लिंक दिखा दूंगा आपको, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक। तो आप लोग वहां पर लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको मैं इसकी मनुस्मृति की पीडीएफ भी डाल दूंगा, और ये क्वेश्चन पेपर भी आपको, पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको पीडीएफ में है, उसको मैं डाल दूंगा आपको, ताकि आप लोग खुद से देख सको। ठीक है ना। मैं ये कराता तो रहूंगा, मैं पूरा पेपर करा दूंगा। हाँ, कल परसों तक में ये पूरा पेपर हो जाएगा, इसका एक एक भाग। ठीक है। सामान्य ज्ञान, फिर उसके बाद में व्याकरण का जो भाग है, शास्त्र वाला जो भाग है, वो सारा भाग में करा दूंगा। लेकिन अभी जो है आपको ये मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं, तो आपको इसमें भाग लेना है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए, उपनीयेतु यः शिष्यं वेदमध्यापये द्विजः विकल्प संकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों को आराम से दिखे। ये देखिए, अब दिख रहा होगा। उपनीतम तु यः शिष्यम वेदम अध्यापये द्विजः संकल्पम सारहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। अब आचार्य के बारे में बोले, जो ब्राह्मण शिष्यों का यज्ञोपवीत कर, यज्ञोपवीत कर, यज्ञोपवीत का मतलब क्या होता है? उपनयन। ठीक है ना, उपनयन। हाँ, यज्ञोपवीत कर उसे यज्ञ विद्या और उपनिषद युक्त वेद पढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता दूसरा, एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्याय स उच्यते। ये क्या है कि जो ब्राह्मण वेद के एक भाग अथवा वेदांगों को जीविका के लिए पढ़ाता है, वह क्या कहलाता है? उपाध्याय। मतलब वेद के एक भाग हो, हाँ, या वेदांग हो, कोई भी वेदांग हो, शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष में से कोई भी वेदांग, या व्याकरण पढ़ाता हो या ज्योतिष पढ़ाता हो, क्योंकि शिक्षा और ये आपका कल्प, निरुक्त, और ये निरुक्त तो अभी पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षा और कल्प ये दोनों तो बहुत कम अब चलता है। शिक्षा ग्रंथों के अंदर में प्रातिशाख्य के कुछ ग्रंथ चलते हैं और पाणिनि शिक्षा। ठीक है ना, वो सब चलो अब वो अलग विषय है। हाँ, ठीक है। ये हो गए आपके दोनों, उपाध्याय कौन होते हैं और आपके आचार्य कौन होते हैं। इसके बाद में आता है आपका तीसरा जो है गुरु। गुरु के बारे में देख लीजिए। गुरु ये है, गुरु देखिए, निषेकादीनि कर्माणि या करोति यथा विधि संभावयति चान्य न स विप्रो गुरु उच्यते। मतलब जो ब्राह्मण किसी के गर्भाधान आदि कर्मों को विधि पूर्वक कराता है और अन्न से पालन करता है, वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है। यानी कि जो आपका धर्मशास्त्र के अनुसार है, जो आपका जो भी संस्कार जितने होते हैं, संस्कार या आपके संस्कार के अंदर में जैसे गर्भाधान,
वो संस्कार हुआ, या आपका पुत्र जन्म के लिए जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, उपनयन हुआ, ये उपनयन, ये सारे मतलब संस्कार जितने भी, विवाह हुआ, वो क्या होता है, वो ब्राह्मण क्या क्या कहलाता है, गुरु कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं अग्ना अग्न्याध्येयम पाप पाक यज्ञान्यग्नि अग्निष्टोमादिकान मखान। हाँ, और यह करोति वृतो यस्य तस्य 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 ऋत्विक होच्यते। इस जगत में जो अग्न्याधान, हाँ, पाक यज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञों को जिसकी ओर से आचार्य होकर करता है, उसका वह ऋत्विक होता है। ऋत्विक तो आपको पता ही होगा, ऋत्विक मतलब जो आपका, जो ये यज्ञ वगैरह कराते हैं, उनको ऋत्विक कहा जाता है। तो आपको ये पता लग गया ये चारों के बारे में। अब हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए, धर्मशास्त्रानुसारम यह उपनयन मात्रम करोति सा। क्या उपनयन मात्रम को कौन कराता है? तो वो आचार्य कराता है। आचार्य यज्ञोपवीत करा करके वेद और उपनिषद का पाठ कराता है। ठीक है ना। ये आपके तीसरे का आंसर हो गया। उसके बाद में चलते हैं चौथा प्रश्न। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा। यहां पर देखो प्रश्न ये पूछा है कि भागवत पुराणे, स्कंद पुराणे, नारदीय पुराणे या विष्णु पुराणे। लेकिन इसकी जगह पर पूरा आगे का प्रश्न भी दे सकते थे कि यहाँ पर तो आधा ही हुआ। हाँ, आगे के रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए इति श्लोकम पूरयता, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे करके भी पूछ सकते थे। तो वैसे अभी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर बताइए। उसका उत्तर क्या होगा? ये आपका भागवत पुराण है, स्कंद पुराण है, नारदीय पुराण है या विष्णु पुराण है? ठीक है, 10 सेकेंड आप लोगों के पास में। समय समाप्त। देखो यहाँ पर आपसे ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं 10 मतलब ये उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा, ये जो श्लोक है कहाँ पर है? तो ये आपका, मैं इसके लिए थोड़ा सा ये श्लोक का भाग ले आया हूँ। केवल ये इस श्लोक की कटिंग ही लेकर के आया हूँ। तो इसके अंदर में देखो, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारतीय यत्र संस्थिति। मतलब जहां पर भारतीय संस्कृति है। यहाँ पर ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को भी पूछ सकते थे, लेकिन पूछा नहीं, तो वो कोई बात नहीं। ठीक है ना। अभी अब इसमें ये आपका इसका देखिए, ये है कहाँ का? वैसे विष्णु पुराण का है, तीसरे अध्याय का है। ठीक है ना। और इसमें एक चीज और है, ये आपकी परीक्षा से दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महेंद्रो मलय सयो शक्तिमान सुक्तिमान वृक्ष पर्वत विंध्यश्च पारियात्र सप्तात्र कुल पर्वत। ये पर्वत 7 पर्वत बताए गए हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको वैसे लिखवा देता हूँ। हाँ, और ये 7 पर्वतों के नाम आपको याद होने चाहिए परीक्षा में, क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि जब पहले पेपर हुए पीएचडी के एंट्रेंस में, उसमें पूछा गया, पीएचडी में भी और बीएड के एंट्रेंस में भी, कि पर्वतों के नाम पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिए आप। नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहला है महेंद्र, दूसरा है मलया मलय, तीसरा है सहिया, चौथा है शक्तिमान, वो शुक्तिमान, शक्तिमान नहीं, पांचवा है ऋक्ष, छठा है विंध्य, और सातवां आपका पारियात्र। ठीक है। महेंद्र, मलया, सह्या, शक्तिमान और शुक्तिमान, शक्तिमान याद आ रहा है, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र। ठीक है। अब ये कहां से था? ये तो आपको पता लग गया होगा अब तक, तो विष्णु पुराण से था। ठीक, एक बार और मैं ये श्लोक दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। देखो, महेंद्रो मलया सह्या शक्तिमान वृक्ष पर्वत
विंध्यश्च पारियात्रश्च सप्त अत्र कुल पर्वतः, इन्हें कुल पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न इसका, प्राचीन सिंधु सभ्यतायाः भग्नावशेषं गुजरातस्य कस्मिन् प्रदेशे प्राप्तः। प्राचीन सिंधु सभ्यता का भग्नावशेष गुजरात के किस प्रदेश में मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन है सूरत प्रदेश है, ठीक है, कच्छ प्रदेश है, लोथल प्रदेश है, या कालीबंगा प्रदेश है। अब इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग करिए, फिर उसके बाद में बताऊंगा। समय समाप्त। देखिए, सूरत प्रदेश है, कच्छ प्रदेश है, कालीबंगा प्रदेश है, इसमें से ना लोथल जो है ना, लोथल वो बहुत पुराना गुजरात का बंदरगाह भी कहते हैं, और वहां पर जो है ना, वहां से व्यापार वगैरह हुआ करता था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वहां पर है, और वहीं पर भग्नावशेष वगैरह मिले हैं। गुजरात के अंदर में लोथल जो बहुत पुराना है, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। इसके बाद आगे छठे प्रश्न पे, भारतस्य आधुनिक परियोजनासु व्यास परियोजना कस्य कृते अस्ति। व्यास परियोजना जो वो किसके लिए है। ठीक है, आपका ऑप्शन है नदी घाटी निर्माणस्य, स्त्री संरक्षणस्य, शिक्षा विकासस्य, या पुराण प्रचारस्य। आपको समय मिलता है 10 सेकंड का, बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, चलिए। समय समाप्त। देखो, यहां पर ना बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत से लोग पुराण प्रचार से करेंगे, लेकिन पुराण प्रचार से आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, व्यास जैसे ही नाम आएगा वो पुराण सोचेंगे कि पुराण, क्योंकि कहते हैं, मतलब कहते हैं 18 पुराण जो है किसका, व्यास के द्वारा रचित है। तो इसलिए यहाँ पर जो सी पुराण व्यास नाम देखेंगे तो पुराण के प्रचार के लिए होगा, लेकिन ये जो है नदी घाटी निर्माण के लिए, व्यास परियोजना नदी घाटी निर्माण के लिए है। क्योंकि आप लोग देखोगे सतलज, झेलम, चेनाब, रावी और व्यास, ये जो है ना सिंधु नदी वहां पे, तो ये जो वहां पर जो 5 नदियां हैं, जो आपके पंजाब और पाकिस्तान में भी जाते हैं, तो वहां से, तो जम्मू कश्मीर से होते हुए, तो वो व्यास नदी जो है ये आपके ये परियोजना जो है ना, व्यास परियोजना 1961 में शुरू हुई थी। एक बार मैं पहले मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अब देखिए, ये आपका कब शुरू हुआ था, 1961 में ये व्यास परियोजना शुरू हुई। ठीक है, और ये कब तक चली, 1971 तक चली। इसके अंदर में 3 राज्य जुड़े हुए थे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, इसके अंतर्गत में 2 बांध बनाए गए, 2 बांध बनाए। पहला बांध है पोंग बांध, दूसरा है इसका, दूसरा बांध जो है आपका पंडोहा बांध। और ये दोनों बांध कहां पर बनाए गए, तो हिमाचल प्रदेश में बनाए गए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, और इसके बाद में ये जो है आपके किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये आपका मैंने पहले ही बता दिया, व्यास नदी पर बनाया। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक, चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। इसको पहले मैं मिटा देता हूं,
क्योंकि अब आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आप अगर परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, अगर नहीं भी देने के लिए जा रहे हैं, तब भी आपको इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये वाला प्रश्न, ये बहुत इजी प्रश्न मैं कहूंगा। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो आप लोग बताइए, देखिए, संस्कृत भाषा कस्य राज्यस्य द्वितीय राजभाषा अस्ति? द्वितीय राजभाषा वो किस राज्य की है? असम राज्यस्य, कर्नाटक राज्यस्य, उत्तराखंड राज्यस्य या पंजाबस्य? तो आप लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड आप लोग बोलिए। समय समाप्त। देखिए कि यहाँ पर ना आपका जो कंफ्यूजन ये होगा, असम तो होगा नहीं, ये आप ऐसे ऑलिमिनेट कर सकते हो, पंजाब भी होगा नहीं। हाँ, आप दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक, और यहाँ पर जो है आपको गांव भी मिलते हैं, जो कहते हैं ना संस्कृत ग्राम। ठीक है, तो संस्कृत ग्राम जो संस्कृत गांव है, उस गांव का चलो आप लोग मुझे कमेंट करके नाम बताओ कि संस्कृत गांव का नाम क्या है। ठीक है, वो कर्नाटक में है, लेकिन उस गांव का नाम क्या है ये बताओ। ठीक है ना। तो ये जो द्वितीय राजभाषा है वो उत्तराखंड का है। ठीक, और इसमें उत्तराखंड का जो राजभाषा है, ये कब घोषित किया है उत्तराखंड की राजभाषा? ये किया 19 जनवरी 2010 में। 2010 में इसको राजभाषा के रूप में, द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया उत्तराखंड सरकार ने। तो तब से द्वितीय राजभाषा जो है उत्तराखंड की वो संस्कृत है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। ये तो बहुत इजी प्रश्न, अगर ये प्रश्न भी आप लोग नहीं कर पाओगे तो फिर तो समझ लो फिर क्या करोगे, क्योंकि इसे कहते हैं कि मतलब बोनस पॉइंट, बोनस अंक वाले प्रश्न। वार्तावली नामना संस्कृत कार्यक्रम कुत्र प्रसार्यते? वार्तावली नाम के संस्कृत कार्यक्रम कहाँ पर प्रसारित किया जाता है? तो ये तो बहुत लोग जानते होंगे, वार्तावली देखते भी होंगे और उन लोगों को पता भी होगा। तब भी मैं 10 सेकंड देता हूँ, डीडी न्यूज, डीडी भारती, आस्था या संस्कार। 10 सेकंड देता हूँ, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। समय समाप्त। देखिए यहाँ पर जो है ना, आपका वार्तावली कार्यक्रम जो है ये आपका शुरू हुआ डीडी न्यूज पे, और वार्तावली कार्यक्रम कब से आ रहा है ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे से भी मतलब ऐसा, मैं अपना पर्सनल आपको वैयक्तिक अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ता था अभी, मतलब जब मैं एमए में पढ़ता था, उस समय मैं एक क्विज कंपटीशन में गया था, और वहां पर मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि पहली महिला प्रवाचिका कौन हुई है। ठीक है ना। वार्ता 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 ये जो संस्कृत न्यूज देते हैं ना, उसके अंदर में महिला प्रवाचिका कौन हुई है। तो उस समय में मैं देखा करता था न्यूज, तो इसलिए मुझे पता था मंगला कौठेकर। ठीक है ना। ये आपका मंगला कौठेकर है। तो ये आपकी हुई है। लेकिन अभी जो है ये वार्तावली कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है? तो ये 28 जून 2015 से शुरू हुआ। और आप सभी को पता होगा कि ये आधा घंटे का वार्तावली कार्यक्रम आता है, और इसमें तो बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा, क्योंकि इसमें गीत का जो अनुवाद होता है उसमें बहुत दूर दूर से अनुवाद करके भेजा जाता है, और इंटरव्यू होता है बहुत अच्छे अच्छे लोगों का। बहुत सारी चीजें इसके अंदर बहुत अच्छी है, सभी को देखना चाहिए। संस्कृत जगत के जो भी है उनको देखना ही चाहिए, और दूसरे जगत के भी हैं उन लोगों को भी देखना चाहिए। संस्कृत में न्यूज ये तो देखना ही चाहिए। तो ये आपका वार्तावली कार्यक्रम डीडी न्यूज पे प्रसारित किया जाता है। ठीक, इसके बाद में हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे।
अधोलिखितेषु संस्कृत भाषा कस्मिन् भाषा परिवारे अंतर्भवति। ये भी आसान प्रश्न है, लेकिन कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। जिन लोगों ने भाषा विज्ञान नहीं पढ़ा है वो लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। देखिए, नीचे दिए गए में से संस्कृत भाषा जो है किस भाषा परिवार में से आता है? भारोपीय भाषा परिवार है, चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार है, द्राविड़ भाषा परिवार है, या अफ्रीकी भाषा परिवार है? तो अब इसमें बताइए आप लोग। समय देता हूं 10 सेकेंड का, कमेंट करके बताइए। समय समाप्त। देखो यहाँ पर ना आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, जो लोग भाषा मतलब आपका भाषा विज्ञान नहीं पढ़ा है, यानी कि लिंग्विस्टिक नहीं पढ़ा है, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। वो लोग फिर द्रविड़ परिवार कर देंगे, क्योंकि द्राविड़ लग रहा है, द्राविड़ मतलब संस्कृत के जैसा लग रहा है, तो इसलिए कर देंगे। लेकिन जो इसका आंसर जो है वो आपका भारोपीय है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, इंडो यूरोपियन यानी कि भारोपीय परिवार में आता है। ठीक। अब ये लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का। हाँ, और वैसे प्रश्न इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन आज के वीडियो का क्योंकि मेरे को लगता है कि 30 मिनट के लगभग का वीडियो हो गया होगा, और ज्यादा लंबा वीडियो करने से फिर देखने का भी होता है कि हम ज्यादा लंबा नहीं देख सकते एक बार में बैठ करके। तो इसलिए पार्ट में मैं इसको लेकर के आऊंगा, ताकि आप लोगों का भी एक पार्ट देख लिया, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे करके देखते रहे, और हम डिटेल में एक वीडियो के अंदर चर्चा करते रहे। क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन मैं करूंगा तो फिर बाद में मैं जल्दी जल्दी आंसर बताते रहूंगा, तो आप लोगों के लिए उतना लाभदायी नहीं होगा। ठीक है, ये बताइए, भारते कदा संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा रूपेण उद्घोषिता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये यूपीएससी में भी क्लासिकल लैंग्वेज जो होता है, शास्त्रीय भाषा, इसके ऊपर में प्रश्न आए हुए हैं। यूपीएससी लेवल का भी प्रश्न हो गया है, आपका जेएनयू के एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है। हाँ, और यूपीएससी के उसमें भी पेपर में भी पूछा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं और किसको कब घोषित किया गया, मैं सारी आज बता देता हूँ आपको। आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, संस्कृत भाषा को पहले आप लोग बताइए कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2005 में, 2004 में, 2006 में, या 2008 में? आपको 10 सेकेंड का समय देता हूँ, बताइए। तब तक मैं मिटा देता हूँ। देखिए, समय यहाँ समाप्त। अब यहाँ देखिए कि हमारे संविधान के अंदर में, संविधान के अंदर में तो अष्टम सूची है। अष्टम सूची के अंदर में 22 भाषाओं का बताया गया है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो है आपका क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर में 6 भाषाओं को कहा गया। ठीक है, 6 भाषाएं हैं। और वो कौन कौन सी भाषाएं? तो सबसे पहले देखो तमिल, जो कि 2004 में आई, 2004 में बना, मतलब 4 में उद्घोषित हुआ। उसके बाद में संस्कृत 2005। इसके बाद में आपका कन्नड़ा, कन्नड़, ये आपका 2008। उसके बाद में आपका तेलुगु, तेलुगु भी 2008। फिर उसके बाद में मलयालम, मलयालम आपका 2013। मलयालम जो है आपका कहां पर बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है आपका केरल में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका आपका उड़िया, उड़िया यानी कि उड़ीसा की भाषा। उड़िया जो है 2014 में। और यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था, मतलब उसका प्रश्न ये था कि उड़िया भाषा जो है वो आपका कब सबसे, मतलब सबसे अंतिम भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेज में कौन सी जोड़ी गई? तो वो उड़िया थी। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो है संस्कृत कब कब उद्घोषित किया गया? 2005। ठीक।
ये आपके 10 प्रश्न मैंने अभी बताए हैं और आशा करता हूँ आप लोग इसको लिख रहे होंगे। जो लोग पेपर देने के लिए आ रहे हो वो तो सीरियस होकर के इन सब चीजों को लिखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यही करते हैं तो आप लोगों को इसमें से कम नहीं कुछ तो 20 से 25 प्रश्न का मैं ये लेता हूँ कि 20 से 25 प्रश्न इन सब में से ही आएंगे। मतलब जैसे अब ये है, हाँ, क्लासिकल लैंग्वेज हो गया, अब संस्कृत पार्क कहाँ बना, ये सब चीजें अभी जो आगे प्रश्न आएंगे, फिर व्याकरण के जो प्रश्न आएंगे उनमें मैं बताऊंगा। तो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो आप लोग नोटबुक में जरूर उतार लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत लाभदायी होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो लोग परीक्षा देने वाले हैं, ताकि उन लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, ये टेलीग्राम का लिंक है और इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। वहां पर आपको जैसे कोई नोट्स चाहिए या कुछ चाहिए ऐसा, जैसे अभी इसका पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसका क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा उस टेलीग्राम ग्रुप में। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। ये टेलीग्राम, ये आपका चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, और मनुस्मृति, जैसा कि मैंने भी कहा, मनुस्मृति भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से मनुस्मृति को भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन में होगा ये आपका इसका लिंक, वहां पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है ना, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।